यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मैंशन में तो इस वक्त एक तूफान आया हुआ था। मैंशन के लिविंग रूम में इस वक्त पुलिस आई हुई थी और सब घर वाले यही जमा थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आखिर कहाँ गए वो दोनों? अर्णव जिंदल अपने सामने मौजूद इंस्पेक्टर की बात सुनकर तेज आवाज में कहते हैं। उनकी तेज आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं। पिछले 3 दिनों में अर्णव का गुस्सा बिल्कुल अपनी चरण पर था और जब से उन्हें पता चला था कि समीर और कामिनी उनके बेटे की हत्या करके मुंबई से मौका पाकर कहीं भाग चुके हैं, उस इंस्पेक्टर को भी अर्णव को अपने आप से ऐसे बात करते देख गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे पता था कि अर्णव जिंदल वो इंसान है जो एक फ़ोन करके उसे उसकी नौकरी से हटाने का दम रखता है। वो अपने गुस्से पर काबू किसी तरह पाकर कहता है, देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर जिंदल, हमारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों जल्द ही आपके सामने होंगे। कोशिश? मुझे आपकी कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अर्णव फिर एक बार तेज आवाज में कहते हैं तो इंस्पेक्टर हाँ में सर मिलाकर वहां से अपनी टीम के साथ चला जाता है। अनिता अर्णव को गुस्से में ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होता देख उनकी एक बाजू कस के पकड़ लेती है। अर्णव उसकी तरफ देखते हैं तो अनिता उन्हें शांत होने का इशारा करती है। उसका इशारा पाकर अर्णव सब घरवालों की तरफ देखते हैं जो डरी हुई नज़रों से उन्हें ही देख रहे थे। उनमें से किसी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि समीर के पापा नीतीश जिंदल जो कि रिश्ते में उनके बड़े भाई थे, पर इसके बावजूद उनकी भी अर्णव से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उनका सर शर्म से झुका हुआ था, उनके बेटे ने उनके कहीं का नहीं छोड़ा था। अर्णव अनिता की पकड़ से एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। उन्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ भी करके उसे शांत नहीं कर पा रहे थे। यही सोच सोच कर कि उनके खुद के घर के लोगों ने उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को इतनी बेरहमी से मार दिया था और वो इतने सालों तक उसे इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस साजिश में शामिल छोटे से छोटे किरदार का भी पता लगाएंगे और उसे खुद अपने हाथों से सजा देंगे। बदकिस्मती से पूरा एक हफ्ता और बीत जाता है। अर्णव अपनी सारी पावर और कनेक्शन लगा देते हैं, पर वो समीर और कामिनी का कुछ भी पता नहीं लगा पाते। एक हफ्ते बाद रात का वक्त, जिंदल मैंशन, अनिता अर्णव का कमरा। अनिता चुपचाप बेड पर बैठी अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देख रही थी जिसमें वो अर्णव, आकाश, हर्ष और शिवी मौजूद थे। वो उनकी फैमिली फोटो थी। इस वक्त वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर वो चाह कर भी रो नहीं पा रही थी, मानो अब उसके आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। अनिता को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ ही रही हो। वो एकटक उस फैमिली एल्बम को देखे जा रही थी। अनिता हर्ष की मौत के लिए कामिनी और समीर से ज्यादा जिम्मेदार तो अपने आप को मान कर चल रही थी। उसने उस कल की आई लड़की कामिनी की बात पर विश्वास करके अपने खुद के बेटे को जेल भेज दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके खुद के हाथ उसके अपने बेटे के खून से रंगे हो। वो अब जीना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो जल्द से जल्द मरकर अपने बेटे के पास जाकर उससे अपने किए की माफी मांगना चाहती थी। तभी वहां अर्णव भी आ जाते हैं। उनके चेहरे पर इस वक्त काफी थकान थी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था समीर और कामिनी को ढूंढने के लिए, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों उनके हाथ नहीं आ रहे थे। पर अनिता अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे अर्णव के आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अनिता को ऐसे चुपचाप बैठा देख अर्णव भी धीरे से उसके पास आते हैं और उसके बराबर में बैठ जाते हैं। अनिता को भी अब तक उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है। वो अपने पास बैठे अर्णव को एक नज़र देखती है और फिर से उस फैमिली फोटो को देखने लगती है। कुछ देर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। अर्णव भी अपनी उस फैमिली फोटो को देखने लगते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिता अर्णव से बिना अपनी नज़रें उस फैमिली एल्बम से हटाए धीमे स्वर में कहती है, अर्णव,
अगर आपको किसी को हर्ष की मौत के लिए सज़ा देनी है तो वो आप मुझे दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कामिनी और समीर तो फिर भी बाहर वाले थे, उन्होंने जो किया वो उनकी फितरत में था, पर मैंने क्या किया? उनकी चाल में फंसकर मैंने अपने खुद के बेटे को। ये कहते हुए अनिता की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है और वो सिसक उठती है। अनिता आगे कहती है, हर्ष हर्ष मेरा बच्चा मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था माँ मैं बेकसूर हूँ, पर मैंने एक बार भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अर्णव भी उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। वो भी अनिता की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, अगर तुम इन सब के लिए कसूरवार हो तो उतना ही मैं भी तो हूँ। मेरे होते हुए हमारा हर्ष 4 दिनों तक जेल में बंद था और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर अर्णव उस फैमिली फोटो में हर्ष की फोटो को देखते हुए कहते, हर्ष तुम्हारे डैड बहुत बुरे हैं और मॉम भी बहुत बुरी है, तुम हमें कभी माफ मत करना, हम तुम्हारी माफी के लायक है ही नहीं। ये कहते हुए अर्णव की आंखों से भी आंसू फूट पड़ते हैं। अर्णव और अनिता दोनों इस वक्त गम और गिल्ट के समुद्र में डूब से गए थे। उन दोनों के सीने पर उनके जवान बेटे की मौत का बोझ आ गया था, और आता भी क्यों ना। हर्ष उस वक्त मात्र 21 साल का था, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, पर इन दोनों की एक गलती ने उससे उसका जीने का हक ही छीन लिया था, और वो दोनों इस भार को चाहकर भी अपने सीने पर संभाल नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन पुणे सनशाइन अपार्टमेंट, सुबह का वक्त, समर और अनन्या का फ्लैट। समर और अनन्या डाइनिंग टेबल पर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। समर ऑफिस के फॉर्मल सूट में बिना चेहरे पर कोई भाव लिए चुपचाप अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, और अनन्या हमेशा की तरह खाते खाते अपनी चोर नज़रों से उसे देख रही थी। अनन्या उसे ऐसे देखकर मुंह बनाते हुए अपने मन में कहती है, पता नहीं इनको ये ब्लैक कॉफ़ी इतनी क्यों पसंद है, मुझे तो इसकी स्मेल सूंघ कर ही उल्टी आ जाती है। पर अनन्या ये सब उसके सामने तो कह नहीं सकती थी। समर की ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ से उठने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है। वो अनन्या की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहता है, अनन्या मुझे तुमसे कुछ कहना था। अनन्या उसकी बात सुनकर अपना नाश्ता करते करते रुक जाती है। वो समर की तरफ देखकर उसकी बात ध्यान से सुनने लगती है। समर ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे लगता है हमारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अनन्या उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है। वो अपना नाश्ता रोककर हैरानी से कहती है, पर क्यों, यहाँ सब ठीक तो है, और हम जाएंगे कहाँ? मेरे पापा के यहाँ। मुझे लगता है हमें वहीं चले जाना चाहिए, तुम वहाँ पूरी तरह से सेफ रहोगी। समर बिना किसी भाव से कहता है। अनन्या अब भी हैरानी से समर को देखे जा रही थी। वो हैरानी से कहती है, पर क्यों? समर उसके इस सवाल पर लंबी सांस लेकर अनन्या के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, देखो अनन्या, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अभी के लिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम तैयारी कर लो, हम 1-2 दिन में यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ओके? अनन्या उसकी बात सुनकर बस हाँ में अपना सर मिला देती है। उसे पता था समर के सामने उसकी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, और वैसे भी समर के साथ रहने को मिल रहा था, उसके लिए तो यही काफ़ी था। वो आगे कुछ नहीं कहती। समर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। अनन्या भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ जाती है। समर अभी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही वाला था, तभी अचानक उसके दरवाजे के तरफ बढ़ते हाथ रुक जाते हैं। वो अपने पीछे खड़ी अनन्या को देखने लगता है, जो अपनी मासूम नज़रों से उसे ही देख रही थी। ना जाने समर के दिमाग में क्या आया, वो एकदम से अपने कदम अनन्या की ओर बढ़ा देता है और उसके पास आकर अगले ही पल उसको अपनी बाहों में भरकर उसके अपने होठों से उसके होठों मजबूती से जोड़ देता है। अनन्या की आंखें उसकी इस अचानक की गई हरकत पर बड़ी बड़ी हो जाती। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला है। उसने सोचा नहीं था समर अचानक ऐसा कुछ करेगा, वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद ही वो हार मान लेती है और अपने आप को समर की बाहों में ढीला छोड़ देती है। कुछ देर तक शिद्दत से अनन्या के होठों को चूमने के बाद समर धीरे से उसे छोड़ देता है। इस वक्त उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। समर अनन्या की उन नीली आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहता है, टेक केयर अनन्या, अपना ख्याल रखना।
ये कहकर समर उसके माथे को चूमकर अगले ही पल वहां से निकल जाता है। उसे भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया था, पर आज ना जाने क्यों उसका दिल काफी ज्यादा घबरा रहा था। कुछ तो था जो उसे आज ठीक नहीं लग रहा था। अनन्या हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। ऐसे ही देखते उस दिन दोपहर हो जाती है। समर वैसे तो काम में बिजी था, उसने कुछ नए इंटर्न्स को कुछ टास्क्स दिए थे करने के लिए। वो लोग उसके सामने वो लोग टास्क्स परफॉर्म कर भी रहे थे। समर को इन नए इंटर्न्स में से बेस्ट लोगों का चुनाव करना था, पर उसका ध्यान उन पर ना होकर कहीं और ही था। ना जाने क्यों उसका दिल लगातार किसी अनहोनी की आशंका से लगातार धड़क रहा था। वो हर आधे घंटे बाद अपनी घड़ी में टाइम देखता, वो यही सोच रहा था कि कब शाम हो जाए और वो अनन्या के पास चला जाए। वहीं दूसरी तरफ अनन्या किचन में रात का डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। खाना बनाते बनाते भी उसका दिमाग सुबह हुए उस किस में ही अटका था। इतनी देर बाद भी अब तक उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। तभी अचानक बाहर डाइनिंग टेबल पर रखा अनन्या का फोन रिंग होने लगता है, तो अनन्या किचन के बाहर आकर अपना फोन देखती है। फोन पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। अनन्या थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसका ये नया नंबर जो पुणे आने के बाद समर ने उसे लेकर दिया था, वो बहुत ही कम लोगों के पास था। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, ये किसका नंबर है? ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? क्या मुझे फोन उठाना चाहिए? अनन्या ये सोच ही रही थी कि तब तक फोन कट हो जाता है। जब अनन्या देखती है कि फोन कट हो चुका है, तो वो अनन्या ज्यादा ना सोचते हुए फोन वही टेबल रखकर वहां से जाने लगती है। अभी उसने 2 से 3 कदम लिए ही थे कि फोन एक बार फिर से बजने लगता है। अनन्या के कदम फिर से रुक जाते हैं। उसे कुछ अजीब लग रहा था, पर इस बार वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर फोन रिसीव कर ही लेती है। दूसरी तरफ से कुछ देर कोई आवाज नहीं आती। हेलो, हेलो, कौन कौन हो आप? अनन्या फोन की दूसरी तरफ सन्नाटे को सुन कहती है, पर तभी उसके कानों में एक बेहद जानी पहचानी और गहरी आवाज आती है, जिसे वो शायद ही जिंदगी में कभी भूल सकती थी। हेलो अनन्या, मैं बोल रहा हूँ। ये आवाज जैसे ही अनन्या के कानों में पड़ती है, उसे तो मानो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी ये आवाज जिंदगी में वापस सुनेगी भी या नहीं। ये आवाज उसके पापा शिशिर सिंह शेखावत की थी। पापा, पापा। अनन्या अपने पापा की आवाज सुन रूंधे गले से कहती है। उसकी आंखें इतने महीनों बाद अपने पापा की आवाज सुनकर अचानक छलक पड़ती है। वो बेहद भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ से शिशिर की आवाज आती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा। बताओ मेरी बच्ची, कैसे हो तुम? पापा, मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो हो ना? और आपकी आवाज को क्या हुआ? अनन्या इमोशनल होते हुए कहती है। शिशिर की आवाज काफी भारी और कमजोर थी, जिसकी वजह से वो ये साफ साफ महसूस कर सकती थी कि उसके पापा की तबीयत कुछ खराब है। हाँ बेटा, अब इस उम्र में तो ये सब होता रहता है। वैसे भी अब कितने ही दिन बचे हैं मेरे पास, क्या पता। दूसरी तरफ से शिशिर की ठंडी आवाज आती है, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कहकर अनन्या सुबक कर रो पड़ती है। उसके रोने की आवाज सुन दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आती। उसका रोना बंद होने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है, मैं नहीं करता ऐसी बातें, पर क्या तुम एक आखिरी बार अपने पापा से मिलने भी नहीं आऊंगी? तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं बेटा, मैं एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। अनन्या शिशिर की ये बात सुनकर हैरान थी। उसे याद था कि शादी के वक्त शिशिर ने खुद उसे कभी जयपुर या फिर शेखावत पैलेस वापस ना आने का और उनसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ना करने का वादा लिया था। पर पापा, आपने तो शादी के वक्त कहा था कि मैं इस शादी के बाद जयपुर वापस कभी नहीं आ सकती और आपसे कभी नहीं मिल सकती। अनन्या हैरानी से कहती है, हाँ, मैंने कहा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती, पर बेटा, एक बाप अपने उसूलों के सामने हार गया और अपनी कही हुई बात से पलट गया। मैं इस वक्त पुणे में ही हूँ, तुम्हारे अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर। ये सुनकर अनन्या के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा खुद उससे मिलने आए हैं। उस दिन समर से शादी के बाद शिशिर की कठोर बातें सुनकर उसे लगा नहीं था कि वो दोबारा कभी अपने पापा से मिल भी पाएगी। पापा, आप सच कह रहे हैं? आप सच में मुझसे मिलने आए हैं? अनन्या रोते हुए ही खुश होकर कहती है,
हाँ, यहाँ सनशाइन अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इसके टॉप फ्लोर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। बस एक आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अगले ही पल फ़ोन कट हो जाता है। अनन्या उस कटे हुए फ़ोन को देखती रह जाती है। उसे कुछ अजीब लग तो रहा था, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था उसके पापा शिशिर शेखावत अपनी ज़ुबान के बड़े पक्के थे। एक बार उनके मुंह से जो बात निकल गई तो वो कभी अपनी ज़ुबान से नहीं पलटते थे। पर इस वक्त उसके पास इन सब बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। आखिर उसके पापा उसे बुला रहे थे। अगले ही पल वो घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में अनन्या सनशाइन अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। वो जब अपनी आंखें यहाँ वहाँ नचाती है तो उसे सचमुच सनशाइन अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नजर आ जाती है। बिना ज़्यादा देरी किए और बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे वो अपने कदम उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में अनन्या शिशिर के कहे अनुसार उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। वो वहां आ तो गई थी, पर अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे उस बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पर अपने अलावा दूर दूर तक कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक बस सन्नाटा पसरा था। अनन्या अब तक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आ गई थी, पर वो ये देखकर हैरान थी कि इस फ्लोर पर भी कोई नहीं था। अनन्या अपने पापा को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। पापा, पापा मैं आ गई पापा, कहाँ हो आप? पर कोई जवाब नहीं आता। उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनन्या के कानों में एक साथ कई जोड़े कदमों की आवाज़ पड़ती है, जिससे वो एकदम से सतर्क हो जाती है। वो आवाज़ें अनन्या को उसके पीछे से आ रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे पलट कर देखने की। पर कुछ ही देर में वो आवाज़ें बंद भी हो जाती है, मानो उसके पीछे मौजूद लोग अपनी जगह पर ही रुक गए। काफ़ी देर तक जैसे तैसे हिम्मत जुटाने के बाद अनन्या आखिरकार धीरे धीरे पीछे मुड़कर देख ही लेती है। जैसे ही अनन्या अपने पीछे का नज़ारा देखती है, मानो उसका कलेजा ही मुंह में आ गया हो। उसके सामने 10 से 15 विदेशी लोग एक जैसे यूनिफॉर्म में खड़े थे। सबने ऑरेंज सूट्स पहन रखे थे और सब इतने हटे खट्टे और दिखने में इतने खतरनाक थे कि अनन्या उन्हें देखते ही समझ जाती है कि वो ज़रूर किसी ट्रैप में फंस गई है। वो लोग उसे देखकर लगातार मुस्कुराए जा रहे थे। उनमें से 10 आदमी थे और 5 फीमेल बॉडीगार्ड्स भी थी। कौन कौन हो तुम लोग? पापा, पापा, डर के मारे अनन्या कहती है। वो लोग अनन्या की बात का कोई जवाब नहीं देते। वो सब अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए अनन्या को ही देख रहे थे, मानो उन्हें कोई कीमती खजाना मिल गया हो। धीरे धीरे वो लोग अपने कदम अनन्या की ओर बढ़ाने लगते हैं। अनन्या उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख डरते हुए अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है। बचाओ बचाओ! अनन्या के मुंह से डर से ये चीखें निकल जाती है, पर वहाँ उसकी चीखें सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अनन्या समर को फ़ोन लगाने के लिए अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि वो जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ आई है। तभी उन सब लोगों में से 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स अनन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनन्या उन्हें देखकर अब और ज़्यादा डर जाती हैं। वो दोनों थी तो औरतें ही, पर इतनी लंबी चौड़ी मस्कुलर औरतें अनन्या ने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी थी। देखते ही देखते वो दोनों फीमेल बॉडीगार्ड्स अनन्या के एकदम करीब पहुंच जाती है और उसे एक शैतानी मुस्कान लिए देखने लगती है। अनन्या को उन दोनों की हंसी देखकर अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। पर इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ बोल पाती या कुछ कर पाती, उन दोनों में से एक फीमेल बॉडीगार्ड अपने हाथ में मौजूद एक रुमाल जिसमें कोई दवाई लगी हुई थी अनन्या के चेहरे पर लगा देती है। अनन्या कोशिश तो बहुत करती है अपने आप को छुड़ाने की, पर उस लड़की में ताकत अनन्या से कई गुना ज्यादा थी। कुछ ही देर में अनन्या उस दवाई के असर से अपने होश खो बैठती है और एक लंबी बेहोशी की आगोश में चली जाती है। अगले ही पल वो लोग अनन्या को लेकर वहां से गायब हो गए थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। समर अब ऑफिस से वापस आ चुका था। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो आज सोच कर आया था कि वो आज अनन्या को अपने दिल का हाल बता कर रहेगा। वो भी उसे बता देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। समर पूरा दिन ऑफिस में यही सोच रहा था कि कब शाम हो, वो कब घर जाए और कब वो घर जाकर अनन्या को अपनी बाहों में भर ले। वो अनन्या के लिए अपनी मेहनत की कमाई से पहली बार एक गिफ्ट भी लेकर आया था। वो उसके लिए एक खूबसूरत सी पायल लेकर आया था। पायल ज़्यादा महंगी तो नहीं थी, पर थी काफ़ी खूबसूरत। उसने वो अपने कोट की जेब में रखी हुई थी।
समर घर का दरवाज़ा एक दो बार नॉक करता है पर अंदर से अनन्या दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो और भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगता है पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनन्या दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। वो काफ़ी देर से दरवाज़ा नॉक किए जा रहा था पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक ऐसे ही नॉक करने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर अब समर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो तुरंत ही अपनी जेब से फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी निकालकर दरवाज़ा खोल देता है। समर अंदर आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। घर का सारा सामान और सारी चीजें सब कुछ अपनी जगह पर सही से रखी हुई थी। घर की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। घर में सब कुछ अपनी जगह पर था सिवाय समर की सबसे प्यारी चीज अनन्या के। अनन्या अनन्या कहाँ हो तुम? क्या तुम कोई मजाक कर रही हो मेरे साथ? देखो अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है। समर को लगा अनन्या उसके साथ मजाक कर रही है और वो घर में ही कहीं छिपी है पर उसकी ये गलत फहमी जल्द ही दूर हो जाती है। उनका ये फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था। समर ने कुछ ही देर में पूरा फ्लैट छान मार कर देख लिया पर अनन्या कहीं नहीं थी। वो किचन में जाकर देखता है जहां अनन्या उसके और अपने लिए रात का खाना बना रही थी। जहां खाना रखा तो हुआ था पर वो आधा ही पका हुआ था, मानो अनन्या खाना बनाते बनाते उसे बीच में छोड़कर कहीं चली गई हो। तभी समर की नज़र सामने डाइनिंग टेबल पर रखे अनन्या के फ़ोन पर पड़ती है। वो जल्दी से उठाकर देखता है। समर ने देखा कि अनन्या के फ़ोन पर दोपहर में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया था। अब समर को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि उसका सबसे बड़ा डर अब सच हो चुका है। वो लोग उस तक और अनन्या तक पहुंच गए हैं और वो लोग अनन्या को अपने जाल में फंसाकर यहाँ से ले जा चुके हैं। समर एकदम से पास ही मौजूद सोफे पर बेजान सा बैठ जात है। उसे ऐसा लगा मानो वो लोग अनन्या को नहीं उसकी सांसों को उससे दूर ले गए हो। एक पल में ही वो खुद को कितना अधूरा महसूस कर रहा था। ऐसे वक्त में उसे सिर्फ एक इंसान का ख्याल अपने दिमाग में सबसे पहले आता है, उसके पापा कैप्टन मोहन बत्रा की। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर उन्हें कॉल कर देता है। दूसरी तरफ से जब मोहन फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें समर की सीरियस आवाज़ सुनाई देती है। वही हुआ जिसका डर था। वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित एक सीक्रेट आइलैंड पर एक बड़े से बंगलो, एक बड़े से हॉल में एक बहुत बड़े और आलीशान सोफे पर लेटी अनन्या की आंखें धीरे धीरे खुलती है। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। वो पिछले 12 घंटों से सो रही थी पर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो आज काफ़ी सालों बाद अपनी नींद से जाग रही है। धीरे धीरे वो उस सोफे से उठकर उस जगह को अपनी धुंधली आंखों से देखने लगती है। कुछ ही देर में उस दवाई का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया था और अब अनन्या को सब साफ साफ नजर आने लगता है। अनन्या अपने चारों तरफ देखती है। वो इस वक्त किसी बड़े और आलीशान से विला में है जहां का इंटीरियर काफ़ी आधुनिक और यूनिक है। यहां बहुत सारे बॉडीगार्ड सेम यूनिफॉर्म में अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन्स लेकर खड़े हैं। उन लोगों के यूनिफॉर्म देखकर ही अनन्या को कुछ घंटों पहले की घटना याद आती है जब वो पुणे अपने घर में थी और चुपचाप खाना बना रही थी। तब उसे उसके पापा के नाम से एक फ़ोन आया था और वो घर के बाहर आ गई और ये लोग उसे किडनैप करके यहाँ लाए थे। अनन्या को उन लोगों को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वो चारों ओर से राक्षसों से घिरी हुई हो। अनन्या अपनी आंखों से उन सबको डरते हुए देखने लगती है पर वो लोग अनन्या की तरफ देखे बिना अपने अपने सर झुकाए चुपचाप सोल्जर्स की तरह खड़े थे। ये कहाँ आ गई मैं? अनन्या के मुंह से धीमे से निकल जाता है। तभी अनन्या के कानों में एक जोरदार, गहरी और डरावनी मर्दाना आवाज पड़ती है। वेलकम टू माई वर्ल्ड मिस शेखावत, वेलकम टू द ऑस्टिनस वर्ल्ड, वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड। अनन्या ये आवाज़ सुनकर उस आवाज़ की दिशा में देखने लगती है। जैसे ही वो उस तरफ देखती है उसकी तो मानो सिटी बिट्टी ही गुल हो जाती है। उसके सामने एक 35 से 40 साल का गंजा और लंबा चौड़ा आदमी नवी ब्लू कलर के सूट में अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा सिगार के कश फूंकते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे ही देखे जा रहा था। वो आदमी देखने में ही इतना डरवाना था कि उसे देखकर ही अनन्या के पसीने छूट रहे थे। फिर भी अनन्या हिम्मत करते हुए उस आदमी से पूछती है, कौन हो आप और मैं कहाँ हूँ? आपने मुझे क्यों पकड़ा? वो आदमी अनन्या की बातें सुनकर एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है और एक शातिर हंसी हंसते हुए अनन्या से कहता है, आपको नहीं पकड़ते तो किसको पकड़ते? आपको पता भी है मिस अनन्या शेखावत, आपने हमें अपने पीछे कितना भगाया है।
अब जाकर तो आप हमारे हाथ आए हो। मिस अनन्या शेखावत। अनन्या उस अनजान और डरावने दिखने वाले आदमी के मुंह से अपना असली नाम सुनकर हैरान थी। फिर कुछ सोचते हुए अनन्या उस आदमी से कहती है, देखिए आपको कोई गलत फहमी में, मैं कोई अनन्या नहीं हूँ, मैं तो सुरभि हूँ। सुरभि, आपने मुझे कोई और समझकर किडनैप कर लिया है। ये कहकर अनन्या उस आदमी को बड़ी उम्मीद से देखने लगती है। एक पल के लिए वो आदमी अनन्या की बात सुनकर अनन्या को हैरानी से देखने लगता है। अनन्या को लगा शायद उसका तीर निशाने पर लग गया हो, पर अगले ही पल वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अनन्या उसे यूं हंसता देख उसे हैरानी और डर के मिले जुले भावों से उसे देखने लगती है। अगले ही पल वो आदमी अपनी हंसी पर काबू पाते हुए अनन्या से अपनी दमदार और भयानक आवाज में कहता है, ऑस्टिन डोमिनिक डिसूजा नाम है मेरा, उड़ते चिड़िया के पर गिन ले लेता हूँ, मेरी आंखों से कुछ छिपना नामुमकिन है, नामुमकिन मिस शेखावत। और अगर सच में तुम अनन्या शेखावत नहीं थी तो फिर अपने पापा की आवाज़ फ़ोन पर सुन वहाँ दौड़ी दौड़ी क्यों चली आए? ऑस्टिन के मुंह से ये बात सुनते ही अनन्या अपना सर झुका लेती है। उसे समझ जाता है कि वो इन लोगों से ज़्यादा देर तक कुछ छिपा नहीं सकती। ये लोग बहुत चालाक है और उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अनन्या के सामने मौजूद आदमी कोई और नहीं, ऑस्टिन डोमिनिक डिसूजा था। वर्ल्ड नंबर 1 अंडरवर्ल्ड माफिया ऑस्टिन डिसूजा ये दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का जज्बा और काबिलियत दोनों रखता था। इसका नाम सुनकर ही अंडरवर्ल्ड कांप जाता था। अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं था जो इसका नाम ना जानता हो। हालांकि अंडरवर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने ऑस्टिन को सच में देखा था। जिन्होंने देखा था वो या तो जिंदा नहीं थे या जो जिंदा थे वो ऑस्टिन के डर से किसी को उसके काले कारनामों के बारे कुछ बता नहीं पाते थे। ऑस्टिन इस वक्त अपने सबसे बड़े मकसद से कुछ ही दूरी पर था। उसका इकलौता मकसद था दुनिया पर राज करना, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। अनन्या इस बार लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हाँ मैं मानती हूँ, मैं ही हूँ अनन्या शेखावत, पर मैं आपको अब कुछ दे नहीं सकती। मैंने अपने पापा का घर काफी पहले ही छोड़ दिया था। मैं बस एक आम सी लड़की हूँ। मिस्टर ऑस्टिन, आपको मुझसे अब कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? इस पर ऑस्टिन एक तिरछी मुस्कान के साथ फिर से अपनी सिगार से कश फूंकने लगता है। वो अपनी चेयर पर फिर एक बार लीन होकर बैठ जाता है और अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, शेखावत खानदान का वो पुश्तैनी खजाना जो अफगानिस्तान के किसी रेगिस्तान में छिपा है, उसके बारे में तो पता ही है ना तुम्हें मिस शेखावत? इस पर अनन्या उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। कुछ ही देर अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे अपने पिता की कही एक पुरानी बात याद आती है, जिसमें एक बार उन्होंने उसे इस खजाने के बारे में बताया था। वो खजाना इतना कीमती था कि अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वो क्या उसकी 700 पुश्तें भी बिलियनियर कहलाती। पर इस खजाने की चाबी सिर्फ अनन्या की आंखें थी। अब अनन्या को सारा माजरा समझ में आता है कि क्यों जब वो शेखावत पैलेस में थी तब उसकी जान के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए थे। वो खजाना, पर वो तो, अनन्या थोड़ा उदास होते हुए कहती है, देखिए मैंने शेखावत खानदान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, इस हिसाब से मेरा उस खजाने पर कोई हक नहीं है। इस पर ऑस्टिन फिर एक बार अनन्या को देखने लगता है। वो यही सोच रहा था कि क्या ये लड़की उसे इतना बेवकूफ़ समझ रही है। वो एक गंदी हंसी के साथ कहता है, इसकी फिक्र तुम मत करो, इसका फैसला हम लोग खजाना मिलने के बाद करेंगे। इस पर अनन्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां एक और आदमी आ जाता है और ऑस्टिन के पास आकर उसके सामने अपना सर झुका लेता है। ऑस्टिन उसे बोलने का इशारा करता है तो वो एक नज़र अनन्या को देखकर धीमे स्वर में ऑस्टिन से कहता है, लॉर्ड ऑस्टिन, हमारे लोग उस खजाने की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि उन्हें वो लोकेशन ढूंढने में कुछ दिन और लग जाएंगे। अपने खास आदमी की ये बात सुनकर ऑस्टिन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वो शायद किसी गहरी सोच में था। तभी उसी वक्त वहां तकरीबन अनन्या की उम्र के बराबर की ही एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आ जाती है, जिसने कैजुअल स्पोर्ट्स किट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक बैडमिंटन रैकेट थी। वो लड़की वहां से बिना किसी पे ध्यान दिए जा ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र अपने सामने खड़ी अनन्या पर पड़ती है और उस लड़की के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो अनन्या को देखने लगती है।
वो लड़की शायद अनन्या की खूबसूरती देखकर हैरान थी, जो एक सिंपल से कुर्ता सलवार में भी बला की खूबसूरत लग रही थी, पर उसे अनन्या की हालत देखकर ये भी समझ आ रहा था कि ये नई लड़की जो उसके घर आई है उसे इसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। ये थी मरीना डिसूजा। ये ऑस्टिन की छोटी सौतेली बहन थी। ये स्वभाव में अपने भाई ऑस्टिन के बिल्कुल उलट थी। इसका दिल काफ़ी नर्म था, यहाँ तक कि मरीना को अपने भाई का गए गैर कानूनी कामों जैसे किडनैपिंग, मर्डर्स, स्मगलिंग करना भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी उसका भाई ये सब छोड़कर एक अच्छे इंसान की तरह मेहनत से काम करे, पर ऑस्टिन कहाँ उसकी सुनता था। वक्त के साथ साथ मरीना ने भी अपने भाई को इस बारे में कुछ कहना या उसके कामों में इंटरफेयर करना भी छोड़ दिया था। पर आज जब मरीना ने अनन्या को मुसीबत में देखा तो ना जाने क्यों उसे लगा कि उसे अनन्या की मदद करनी चाहिए। अनन्या के मासूम चेहरे पर वो परेशानी और मायूसी उससे देखी नहीं जा रही थी। मरीना एकदम से अपने भाई ऑस्टिन के सामने आकर हल्की तेज आवाज में कहती है, ब्रो ये लड़की कौन है जिसे आप यहाँ लाए हैं? ऑस्टिन, जो कि अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में था, अपनी बहन की तेज आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है। वो मरीना को घूर कर देखता है। इसका नाम अनन्या शेखावत है। ये लड़की मेरे बहुत काम की है, इसीलिए अगर तुम इस मैटर से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऑस्टिन कड़क आवाज में कहता है। उसे मरीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़की हमेशा उसके कामों में अपनी टांग अड़ाती थी, आखिर इसे कमी किस चीज की है? इस पर मरीना अनन्या को एक नज़र देखती है, जो बड़ी उम्मीद से उसे ही देख रही थी। अनन्या को मरीना से कुछ अच्छी वाइब्स आ रही थी। उसे मरीना को देखकर ऐसा लगा जैसे मानो वो इन राक्षसों के बीच आखिरकार एक इंसान को देख रही हो। तभी अचानक मरीना की नज़र अनन्या के गले में मौजूद मंगलसूत्र पर पड़ती है। उसे देखकर कुछ देर सोचते हुए मरीना एक लंबी सांस लेकर कहती है, ब्रो प्लीज़ अगर हो सके तो आप अपना काम हो जाने के बाद इसे छोड़ देना, और जहां से आप इसे लाए हैं वही छोड़ देना, क्योंकि मुझे लगता है ये एक शादीशुदा लड़की है और इसका पति इसके लिए परेशान हो रहा होगा। अनन्या को भी मरीना की बात सुनकर अचानक समर की याद आ जाती है। वो यही सोच रही थी कि वो कितना परेशान हो रहा होगा उसे वहां ना पाकर। तभी मरीना की इस बात पर ऑस्टिन उन दोनों लड़कियों को घूरते हुए अपनी आलीशान चेयर से उठ जाता है। वो उन लड़कियों को कुछ देर तक एकटक देखता है रहता है। सब लोग अपनी सांसें रोककर उसी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी ऑस्टिन अपनी कड़क और रौबदार आवाज में कहता है, ठीक है, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता मिस शेखावत यही रहेगी हमारी मेहमान बनकर। ये कहकर ऑस्टिन अपने आसपास मौजूद कुछ फीमेल सर्वेंट्स को कुछ इशारा करता है, मिस शेखावत को उनका कमरा दिखा दो, और हाँ ये बात याद रहे कि इन्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। वो फीमेल सर्वेंट्स डरते हुए हाँ में अपना सर मिला देती है। मरीना भी अपने भाई की बात सुनकर हाँ में सर मिलाते हुए वहाँ से चली जाती, और अनन्या को भी थोड़ी राहत मिलती है। आखिरकार उसे एक उम्मीद की किरण नज़र तो आए। ऑस्टिन भी अनन्या को एक नज़र देखकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि अनन्या अपने अंदर किसी तरह अपने वजन से भी ज्यादा हिम्मत जुटाकर ऑस्टिन से डरते हुए कहती है, मिस्टर ऑस्टिन। ऑस्टिन के कदम अनन्या की मीठी और मासूम आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं। वो पीछे पलटकर अनन्या को देखने लगता है। ये काम कब तक हो जाएगा? ई मीन कितने दिन मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा? ऑस्टिन के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, और अगले ही पल उसका चेहरा सख्त और खतरनाक हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए अनन्या को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें तो मेरे अभी कई सारे काम करने हैं। उस खजाने के साथ साथ तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन ब्लैक पैंथर तक पहुंचने की भी चाबी हो। लड़की, तुम्हें छोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसे यूं अपने आप को घूरता पाकर अनन्या फिर एक बार डरते हुए कहती है, मिस्टर ऑस्टिन आपने बताया नहीं। ऑस्टिन उसकी आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है। वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ अनन्या से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा? इस पर अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ऑस्टिन आगे कहता है, तुमसे तो मुझे अपने काफ़ी सारे हिसाब पूरे करने हैं। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मेरे कितने आदमी मारे गए, मेरे कितने पैसे बर्बाद हुए। अब इन सब का कंपनसेशन तो तुम्हें ही देना होगा ना।
तुम्हारे उस बाप शिशिर शेखावत को क्या लगा वो तुम्हें मुझसे बचा कर रखेगा? तुम्हें पता भी है उसने मेरा ईगो कितना हर्ट किया है। ऑस्टिन एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, कोई बात नहीं, अब बाप के किए की सज़ा बेटी भुगतेगा। अब देखना, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहाँ अपना गुलाम बनाकर रखूँगा। तुम्हें तो मैं ज़िंदगी भर यही सड़ने पर मजबूर कर दूँगा। मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूँगा, पर हाँ, तुम्हें मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दूँगा। ये कहकर ऑस्टिन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो बिना पीछे मुड़े ही अनन्या से कहता है, और हाँ, अगर तुमने ये बात मरीना को बताने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये कहकर ऑस्टिन वहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। अनन्या उसे अपनी बड़ी बड़ी और अब तक नम हो चुकी आंखों से देख रही थी। उसे समझ में आ जाता है कि ये आदमी काफ़ी झूठा, मक्कार और क्रूर है, और ये उसे इतनी आसानी से तो यहाँ से जाने नहीं देगा। एक पल में ही उसे वो सपने जो उसने समर और अपने फ्यूचर के लिए देखे थे, वो उसे अपनी आंखों के सामने ही टूटते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। अनन्या को ऑस्टिन के बंगलों में रहे अब पूरे 4 दिन हो गए थे। अनन्या अक्सर सिर्फ उसे जो कमरा दिया गया था उसी में चुपचाप बैठी अपनी जिंदगी का ये कठिन समय बिताती। उसका सारा दिन समर को याद करने में बीत जाता। वो अब यही सोच रही थी कि क्या वो समर को फिर कभी अपनी जिंदगी में देख पाएगी। वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या वो ये तो सोच नहीं रहा होगा कि अनन्या उसे छोड़कर चली गई है? क्या उसके अपनी जिंदगी से चले जाने के बाद समर दूसरी शादी कर लेगा? क्या वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी? अनन्या को उस जगह का वातावरण और वहाँ के लोगों के रहन सहन और खान पान के तरीके से अब तक ये तो समझ आ गया था कि ये लोग उसे भारत से काफ़ी दूर लेकर आए हैं। 4 दिन बाद पुणे के मिलिट्री बेस के एक सीक्रेट रूम में इस वक्त समर, मोहन और शिवम मौजूद थे। समर की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब थी। उसके हैंडसम चेहरे पर इस वक्त हवाएं उड़ी हुई थी। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कितना घबराया हुआ और बेचैन है। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए थे, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो पिछले कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। वो बहुत परेशान लग रहा था और वो लगातार अपने सामने मौजूद लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ कर रहा था। उसे देखकर ये भी लग रहा था कि पिछले 4 दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। समर ने पिछले 4 दिनों से जमीन आसमान एक कर दिया था, पर अनन्या का उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक पल में मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसे इन 4 दिनों में महसूस हुआ था कि वो अनन्या के बिना कितना अधूरा है। उसके बिना वो अब अपनी जिंदगी जीने का सोच भी नहीं कर पा रहा था। समर को इस हाल में देखकर पास ही खड़े मोहन शिवम को कुछ इशारा करते हैं। शिवम आगे आकर समर के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहता है, समर डोंट वरी, अनन्या मिल जाएगी। हमने हमारे लोगों को देश विदेश में फैला दिया है, वो ज़रूर उसका पता लगा लेंगे। लेकिन अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा समर, हिम्मत रखो। पर समर का ध्यान 1% भी उसकी बातों पर नहीं था। उसके हाथ लगातार लैपटॉप कीबोर्ड पर चल रहे थे। समर की ऐसी हालत अब मोहन से देखी नहीं जाती। वो तेज आवाज में समर से कहते हैं, समर ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? हम कह तो रहे हैं अनन्या मिल जाएगी, तो फिर ये क्या है? क्या एक लड़की तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी है? मोहन जैसे ही अपनी बात कहते हैं उस कमरे में मानो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। समर की उंगलियों जो कीबोर्ड पर काम कर रही थी वो एकदम से रुक जाती है। वो हल्के से पीछे पलटकर एक नज़र मोहन को देखता है, जिनकी आंखों में वो अपने लिए गुस्सा, परेशानी और फिक्र साफ साफ देख सकता था। पर अगले ही पल समर फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। मोहन और शिवम एक दूसरे को नासमझी में देखने लगते हैं। कुछ और देर काम करने के बाद समर कड़क आवाज में मोहन से बिना उनकी तरफ देखे कहता है, वो लड़की नहीं जान है मेरी, वो मेरे लिए इस दुनिया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी जान से भी ज्यादा, मेरे अस्तित्व से भी ज्यादा वो आपके लिए एक लड़की होगी, पर मेरे लिए वो मेरे जीने की वजह है, समझे आप? ये कहकर समर अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है और उसकी आंखों के सामने एक बार फिर अनन्या का खूबसूरत चेहरा तैरने लगता है। वो अपनी आंखें बंद किए काफी जुनून भरी आवाज में कहता है,
मुझे बहुत डर लगता है अपने आप से, अपने गुस्से से और अनन्या से दूर रहने के ख्याल से। अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा, आग लगा दूंगा मैं इस दुनिया को। फिर समर एक बार फिर अपनी आंख खोलकर अपना काम करने लगता है। एक बार फिर वो सख्त आवाज़ में के है, वो जब तक मुझे नहीं मिलेगी मैं एक भी चैन की सांस नहीं लूँगा, सो प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। ये कहकर समर फिर पूरे फोकस से अपना काम करने लगता है। मोहन उसकी बात सुनकर शॉक थे, वो यही समझ नहीं पा रहे थे कि अनन्या कब समर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, उस समर के लिए जो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था। ये दोनों इतने करीब कब आए कि हमेशा हर सिचुएशन में कूल और कालम रहने वाला समर आज अपने होश पूरी तरह से खो चुका है। आधा घंटा और बीत जाता है पर इस बार शिवम और मोहन समर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। तभी अचानक समर को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके चेहरे पर जो घबराहट और बेचैनी थी वो एकदम से कहीं गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। अंदर ही अंदर वो एक राहत की सांस लेता है। शिवम और मोहन उसे यूं काम के बीच रुकता देख उसे देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। फिर मोहन समर से हिचकिचाती आवाज में कहते हैं, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? फिर वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? इस पर समर अपना सर आराम से कुर्सी पर टिका कर एक लंबी सांस भरता है और बड़े आराम से शिवम और मोहन से कहता है, हाँ पता तो चला है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, मुझे पता चला है कि किसी की मौत उसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मोहन और शिवम समर की बात सुनकर नासमझी में एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोहन समर से हैरानी से पूछता है, किसकी मौत उसका इंतजार कर रही है? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? पर समर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वह बस एकटक अपने सामने मौजूद स्क्रीन को देख रहा था। मोहन उसे अपनी बात का जवाब न देते देख उसकी नज़रों का पीछा करते हैं तो उन्हें नजर आता है कि समर जिस स्क्रीन पर देख रहा था उस पर एक मैप दिखाई दे रहा था जिसमें हेलो फेल आइलैंड की लोकेशन बार बार दिख रही थी, जो ऑस्ट्रेलिया के करीब कहीं बसा हुआ है। ये तो हेलो फेल आइलैंड है। ये तो क्या ऑस्टिन अनन्या को यहाँ ले गया है? मोहन की आंखें उस आइलैंड का नाम पढ़कर बड़ी बड़ी हो जाती हैं और शिवम के माथे से भी ठंडा पसीना बहने लग जाता है। हेलो फेल आइलैंड अंकल, ये तो वही आइलैंड है न जिसे रॉबर्स, किलर्स और स्मगलर्स का अड्डा कहा जाता है और जहां हर तरह के इल्लीगल काम होते हैं? अंकल, ये आइलैंड तो काफ़ी बदनाम है इन्हीं सब के चलते, और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ तो काफ़ी सारे टूरिस्ट्स ने भी आना जाना भी छोड़ दिया है क्योंकि इस आइलैंड पर किसी की जान की सलामती की गारंटी नहीं होती। समर, अगर वो लोग अनन्या को यहाँ ले गए हैं तो यहाँ से उसे वापस लाना आसान नहीं होगा, शिवम समर को देखते हुए कहता है। और इस मोहन भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, उन्होंने भी इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ सुना था। पर तभी मोहन को कुछ क्लिक करता है, वो शक करते हुए समर से कहते हैं, एक मिनट, तुम्हें ये लोकेशन कहाँ से मिली? आखिर तुमने कैसे इतनी जल्दी ये लोकेशन ढूंढ ली? क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? इस पर समर मोहन को एक नज़र देखता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ उस मैप को देखते हुए कहता है, याद है उस रात जब वो होटल अटैक हुआ था? उसके बाद जब मैं घर वापस आया तब मेरा मन काफ़ी बेचैन था। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि अब ऑस्टिन और उसके लोगों को मुझ तक और अनन्या तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़रूर वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। इसीलिए जब उस दिन अनन्या सो रही थी तब मैंने उसके मंगलसूत्र में एक छोटा सा लोकेशन डिवाइस लगा दिया था जिससे अगर कोई उसे मुझसे पहले पकड़ भी लेता है तो भी मुझे उसकी लोकेशन मिलती रहे, और इसका पता अनन्या को खुद भी नहीं था। इस पर मोहन और शिवम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके समर को देखने लगते हैं। यह आदमी कब क्या कर जाए कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अगर तुम्हें इन सब का अंदाजा पहले से ही था तो तुम अनन्या को लेकर वहां से वक्त रहते ही निकल क्यों नहीं गए, और तुम्हें ये लोकेशन पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं यही चाहता था कि ऑस्टिन अनन्या तक पहुंच जाए और उसके जरिए मैं उस तक पहुंच पाऊं, समर तेज आवाज में कहता है। ये सुनकर मोहन और भी हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से समर से कहते हैं, क्या इसका मतलब तुम्हें अनन्या की जान की कोई फिक्र नहीं है?
अगर उसने उसके साथ कुछ कर दिया तो? पर समर अगले ही पल उनकी बात बीच में ही काटते हुए तेज आवाज में कहता है, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरी, यानी ब्लैक पैंथर, की जान अनन्या को एक खरोंच भी पहुंचाए। फिर समर एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, आपसे किसने कह दिया कि मुझे अनन्या की फिक्र नहीं है? मुझे अच्छे से पता है वो अनन्या को तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो मुझ तक, यानी कि ब्लैक पैंथर तक ना पहुंच जाए। और रही बात इस लोकेशन डिवाइस की, तो शायद इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से ये मुझे अनन्या की लोकेशन नहीं दे रहा था। इस वजह से मैं भी कुछ देर के लिए पैनिक हो गया था, पर आज मैंने इसका ईपी एड्रेस ट्रैक कर ही लिया और मुझे अनन्या की लोकेशन मिल गई। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करें? अब हमें उनकी लोकेशन तो मिल गई है, तो क्या अब हमें हमारी टीम लेकर वहां चले जाना चाहिए? शिवम जिज्ञासा से पूछता है। इस पर समर अपनी जगह से उठकर एक गहरी सांस लेता है। वो एक नज़र शिवम और मोहन को देखता है और फिर अपने फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करते हुए कहता है, शिवम लगता है तुमने ऑस्टिन को बहुत अंडरएस्टिमेट कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली क्रिमिनल है? शायद तुम जानते नहीं, अगर उसके ठिकाने पर एक परिंदा भी पर मारने वाला होता है तो उसे पता चल जाता है, और ऐसे में अगर हम हमारी पूरी फोर्स लेकर वहां जाएंगे ना तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इस पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि समर आखिर सोच क्या रहा है। मोहन समर को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहते हैं, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? आखिर तुम करने क्या वाले हो? समर इस पर अपना फोन अपनी जेब में रख देता है और अपने हाथ आपस में फोल्ड करके मोहन और शिवम को देखने लगता है, जो उसी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर को शांति के बाद समर गहरी आवाज में कहता है, अनन्या को लेने के लिए मैं वहां अकेला जाऊंगा? उसके इस जवाब पर तो मानो शिवम और मोहन के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों के लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल था। मोहन तेज आवाज में कहते हैं, पागल मत बनो समर, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक हो सकता है? तुम उन सब से अकेले कैसे लड़ोगे? वहां ऑस्टिन की पूरी आर्मी होगी समर, तुम उन सब का मुकाबला कैसे करोगे? समर हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अनन्या तक पहुँचने का मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। इस पर फिर एक बार उस रूम में एक खामोशी पसर जाती है। मोहन और शिवम को ये पता था कि समर ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है तो वो काम पूरा करके रहेगा, उससे इस बारे में बात करना ही बेकार है। कुछ देर के सन्नाटे बाद मोहन झल्लाते हुए कहते हैं, पर तुम ये सब करोगे कैसे? कुछ सोचा है इस बारे में? इस पर समर धीमे से मुस्कुराते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं वहाँ एक टूरिस्ट बनकर जाऊंगा और सीक्रेटली अपना काम करूंगा, और हाँ मेरे साथ वहाँ किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है। मोहन इस बार अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। वो तेज़ आवाज़ में समर से कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है तुम मेरी बात तो सुनने वाले हो नहीं, तो तुम्हें जो करना है करो, पर एक बात याद रखना, 7 साल पहले जब तुम मुझे मिले थे तब मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से अपना बेटा माना था, और उस दिन जब मैं अनन्या से मिला तो उसे देखते ही मैंने उसे अपनी बहू मान लिया था। याद, तुम्हारे और अनन्या के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो ये कैप्टन मोहन भी जी नहीं पाएगा। ये कहकर मोहन अगले ही पल उस रूम से निकल जाते हैं। शिवम और समर उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। बहुत कम ही बात उन्होंने मोहन को इतना जज्बाती होते हुए देखा था। 2 दिन बाद मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समर शिवम और मोहन के साथ मौजूद था, पर तीनों में कोई बात नहीं हो रही थी। शायद मोहन और शिवम समर के वहां अकेले जाने के डिसीजन से खुश नहीं थे। समर उनसे कुछ कहने ही वाला था, तभी वहां समर की फ्लाइट की बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होने लगती है। समर अनाउंसमेंट सुनकर मोहन को देखने लगता है। मोहन एक लंबी सांस लेकर समर से मुंह फेर कर कहते हैं, अब जा ही रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। फिर वो समर की काली गहरी आंखों में देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, और हाँ जाकर मेरी बहू को वापस लेकर आओ।
समर उनकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराता है। वो झुककर उनके पाँव छू लेता है और शिवम को साइड हग करके अगले ही पल वहां से निकल जाता है। मोहन और शिवम दोनों उसे जाते हुए तब तक देखते रहते हैं जब तक वो उनकी आंखों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। दोनों के दिल फिक्र और बेचैनी से धड़क रहे थे। कुछ ही देर में समर अपनी फ्लाइट में होता है। फ्लाइट में बैठे बैठे भी वो बस अनन्या के बारे में ही सोच रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते वो अपने वॉलेट से एक फ़ोटो बाहर निकालता है जो अनन्या की थी। वो उस फोटो को एक तक दीवानगी से देखने लगता है। समर अपने मन में उस फोटो को देखते हुए कहता है, डोंट वरी जान, ई प्रोमिस, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें वहाँ से अपने साथ अपने घर वापस लेकर आऊँगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए बस तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना और हिम्मत रखना। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार समर की फ़्लाइट उस हायलो फेल आइलैंड पर लैंड कर जाती है। समर इस वक्त वहाँ के एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसकी आंखें चारों तरफ हर जगह स्कैन कर रही थी इतनी दमदार पर्सनैलिटी वाले हैंडसम इंसान को देखकर। एयरपोर्ट पर सबकी नज़रें उस पर ही टिक गई थी पर किसी ने भी उसकी सख्त आंखें देखकर उसके करीब जाने की कोशिश नहीं कि कुछ देर वहां रुकने के बाद समर वहां से बाहर आ जाता है। उसे अपने रहने के लिए कुछ दिनों तक एक ठिकाने की ज़रूरत थी। वो एयरपोर्ट के बाहर आकर देखता है तो उसे बस 1 से 2 टैक्सी वाले ही नज़र आते हैं। समर ये देखकर हैरान था क्योंकि एयरपोर्ट होने के बावजूद यहाँ भीड़ काफ़ी कम थी। कुछ देर कुछ सोचने के बाद वो उनमें से एक टैक्सी वाले के पास चला जाता है। वो टैक्सी वाला जिसका सारा ध्यान अपनी टैक्सी को धोने में था। समर के जूतों की टक टक सुनकर अपने आप उसकी नज़र अपने पीछे खड़े समर की ओर चली जाती है। समर उसे देखते हुए अपनी दमदार आवाज में विदेशी भाषा में कहता है, टेक मी टू एनी नियरेस्ट होटल एज सून एज पॉसिबल। वो टैक्सी वाला इस पर समर को ऊपर से नीचे तक देखता है। ब्लैक जैकेट एंड वाइट टी शर्ट विद ब्लैक मैचिंग जीन्स, लंबा चौड़ा कद, दूध जैसा गोरा रंग, माथे तक बिखरे बाल, चेहरे पर कोई भाव नहीं, गहरी काली आंखें और दुनिया भर का एरोगेंस। एक पल के लिए उस टैक्सी वाले को लगा जैसे कोई हॉलीवुड सुपरस्टार को देख रहा हो। उस टैक्सी वाले को ऐसे कहीं खोया देख समर चुटकियां बजते हुए उसे आवाज देता है, ओ हेलो, आर यू इंटरेस्टेड और शुड आई लुक फॉर समवन एल्स। वो टैक्सी वाला समर की बात सुनकर होश में आता है जाता है। हड़बड़ाती आवाज में वो जल्दी से समर को रोकते हुए कहता है, रुकिए साहब, आप तो बुरा मान गए, मैं आपको छोड़ दूंगा। टैक्सी वाले की बात सुनकर समर हैरान था। वह उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहता है, तुम्हें हिंदी आती है, तुम इंडिया से हो। उस टैक्सी वाले का रिएक्शन भी समर की बात सुनकर कुछ ऐसा ही था। वो भी समर को आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहता है, हाँ मैं इंडिया से हूँ, पर साहब आपको भी हिंदी आती है, इसका मतलब आप भी इंडिया से हो। समर एक गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ मैं भी इंडिया से ही हूँ और तुम भी इंडिया से हो, तो अब क्या तुम मुझे पास के किसी होटल में ले चलोगे या नहीं। समर के इस कड़क अंदाज पर वो टैक्सी वाला एक नकली मुस्कान के साथ कहता है, जी साहब, क्यों नहीं, मैं अभी आपको पास के सबसे अच्छे होटल में छोड़ देता हूँ। पर समर उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए सीधे उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। वो टैक्सी वाला भी अपना पसीना पोंछकर जल्दी से टैक्सी में बैठ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सामने मौजूद इंसान काफ़ी स्ट्रिक्ट और एरोगेंट है और इसे किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। अगले ही पल वो टैक्सी वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो टैक्सी वाला फ्रंट मिरर से समर को एक नज़र देखकर थोड़ी हिम्मत करके कहता है, वैसे साहब आप इंडिया से हो तो यहाँ इस आइलैंड पर क्या कर रहे हो। समर उसकी बात सुनकर उसे अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत देने ही वाला था, पर कुछ सोचते हुए समर ठंडी आवाज में कहता है, मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। वॉट। उस टैक्सी वाले को समर की बात सुनकर इतनी हैरानी हुई कि वो एकदम से टैक्सी पर ब्रेक लगा लेता है और पीछे मुड़कर समर को हैरानी से देखने लगता है। समर को देखकर उसे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक टूरिस्ट है। आप एक टूरिस्ट है। फिर वो टैक्सी वाला अपना सलाइवा घटक कर समर को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, पर आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि आप टूरिस्ट हो। समर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गुस्से भरी टोन में उस टैक्सी वाले को घूरते हुए कहता है,
क्यों, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं अपने माथे पर टूरिस्ट लिखकर यहाँ वहाँ घूमूं? नहीं साहब नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। टैक्सी वाला अपनी बात समझाते हुए कहता है। वो आगे भी कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले वो अपने आसपास देखता है कि कहीं कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा, पर उसे उस खाली पड़ी सड़क पर कोई नहीं दिखा तो वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, वो क्या है ना साहब, शायद आपको पता नहीं, ये आइलैंड काफ़ी बदनाम रह चुका है अपने पास्ट की वजह से। पहले तो यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आया करते थे, पर पिछले कुछ 1-2 साल से टूरिस्ट कम ही आते हैं। और ऐसा क्यों? समर अपनी आईब्रो उचकाकर उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहता है, साहब इस आइलैंड पर ना लगभग हर तरह के इल्लीगल काम होते हैं। चोरी, डकैती, स्मगलिंग और गैम्बलिंग तो यहाँ एकदम आम है, जिसकी वजह से यहाँ खून खराबा होना भी बहुत आम है। और कोई 1-2 साल पहले यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट एक साथ मारे गए थे, क्योंकि यहाँ के किसी लोकल माफिया ग्रुप ने उन पर फायरिंग करवा दी थी, और तब से यहाँ टूरिस्ट्स ने आना बंद ही कर दिया। इसीलिए कह रहा हूँ, आप भी अपना ख्याल रखना साहब, और हाँ हो सके तो यहाँ से जल्द निकल जाना। समर के चेहरे पर ये सब सुनकर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अनन्या का चेहरा इमेजिन करते हुए अपने मन में कहता है, हाँ मैं यहाँ से निकल तो जाऊंगा, पर अकेले नहीं, अपनी जान को लेकर। वो टैक्सी वाला समर को अपनी बात का कोई जवाब ना देता देख उसे उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहता है, साहब साहब कहाँ खो गए आप? समर उसकी बात सुनकर होश में आता है। वो धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे इस आइलैंड के बारे में सब पता है। क्या? अगर आपको सब पता है तो आप आए ही क्यों यहाँ? वो टैक्सी वाला हैरानी से कहता है। समर आराम से अपना सर सीट पर टेक कर बाहर देखते हुए बड़े ही लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, वो क्या है ना, मुझे एडवेंचर्स करने का बहुत शौक है, इसीलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे इन सब की आदत है। वो टैक्सी वाला उसका ये बेफिक्र अंदाज देखकर हैरान था। फिर वो ये सोचकर कि उसे इन सब से क्या, वो अपने कंधे उचकाते हुए वहां से टैक्सी आगे बढ़ा देता है। कुछ देर और ये टैक्सी चलती रहती है। वो टैक्सी वाला भी अब समर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। समर गाड़ी की खिड़की से एक टक उस आइलैंड के खूबसूरत नज़ारे देख रहा था। वो ये सब देखकर मन में कहता है, डोंट वरी जान, मैं आ गया हूँ, एंड ई प्रोमिस तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और यहाँ से वापस ले भी जाऊंगा, ये मेरा वादा है। दूसरी तरफ ऑस्टिन के बंगलो में अब अनन्या को पूरा 1 हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। अनन्या आज भी रूम में हमेशा की तरह की चुपचाप सी बैठी समर की यादों में डूबी हुई थी। उसने अब तक काफी हिम्मत जुटाकर अपने आप को वहां रोक रखा था। इस 1 हफ्ते में अक्सर उसके मन में काफी गलत ख्याल आते रहते। उसे ये तो समझ में आ चुका था कि ये लोग उसे खुद से छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे पता था कि वो यहाँ से तब ही निकल पाएगी जब कोई आकर उसे बचाएगा, पर वो ये भी जानती थी कि ये लोग काफ़ी खतरनाक है और इन लोगों से लड़ना मतलब खुलेआम अपनी मौत को दावत देना। यहाँ रहते हुए वो समझ गई थी कि वो लोग उसे काफ़ी दूर और किसी वीरान जगह पर लेकर आए थे, जिस वजह से वो जानती थी कि समर तो क्या किसी के भी लिए यहाँ तक पहुँचकर उसे बचाना लगभग नामुमकिन ही है। पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दिल के किसी कोने में उसे अभी भी यकीन था कि उसका समर उसे ढूंढते हुए एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएगा। समर के बिना जीने की हिम्मत अनन्या में बिल्कुल भी नहीं थी, पर शायद ये समर उसका प्यार और उसके साथ बिताए उन खूबसूरत लम्हों की यादें ही थी जिन्होंने अनन्या को अब तक वहाँ टिके रहने में मदद की थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कितना ही वक्त लग जाए वो समर का इंतजार करती रहेगी। जब तक समर उसे ढूंढ नहीं लेता वो अपने आप को उसके लिए जिंदा रखेगी। अनन्या अभी इन सब ख्यालों में ही थी कि तभी उसका ध्यान दरवाजे की आवाज़ से टूट जाता है। वो देखती है उसके कमरे में कोई आया है। ये कोई और नहीं मरीना थी। मरीना अंदर आकर देखती है अनन्या गुमसूम उदास सी बेड पर बैठी है। उसकी आंखें देखकर ये भी समझ आ रहा था कि वो काफ़ी रोई भी है। उसके चेहरे पर इतनी उदासी देख मरीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मरीना को वहाँ अचानक देख अनन्या हैरानी से कहती है, जी आप यहाँ? हाँ वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूँ। मरीना मुस्कुरा कर कहती है। कुछ देर दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। फिर कुछ सोचते हुए मरीना अनन्या को आश्वासन दिलाते हुए कहती है,
मुझे लगता है तुम किसी को बहुत याद कर रही हो। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलवाऊं। मेरे भाई उतने भी बुरे नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अनन्या को मरीना की बात सुनकर उस दिन उसके भाई ऑस्टिन की कई बातें याद आ जाती है, जब वो कह रहा था कि वो उसे यहाँ से कभी भी जाने नहीं देगा। पर ये सब अनन्या मरीना को बता नहीं सकती थी, वो बस बेमन से अपना सर हाँ में मिला देती है। मरीना भी एक हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। आज उसने एक रेड कलर की स्पोर्ट्स अटायर पहन रखी थी जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका परफेक्ट फिगर इस अटायर में उभर कर आ रहा था। उसने आज अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने का प्लान बनाया था। अनन्या से बात करके मरीना विला से बाहर आती है और अपनी लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल जाती है। शाम का वक्त मरीना की गाड़ी आइलैंड की खाली सड़कों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही होती है। वो इस आइलैंड के कोने कोने से वाकिफ थी, उसका पूरा बचपन यही बिता था। वो अब गोल्फ खेलकर घर लौट रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक तेज ब्रेक से उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो देखती है उसकी गाड़ी के सामने कुछ 4 से 5 हटे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले लोग खड़े थे। मरीना ये देखकर थोड़ा डर जाती है, पर वो अपने आप को शांत रखती है और लगातार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है। पर वो लोग वहां से हिलने को तैयार, मानो उन लोगों को पहले से ही पता था कि मरीना वहां आने वाली है और वो लोग वहां पहले से ही उसी का इंतजार कर रहे थे। पर जब काफी देर तक हॉर्न बजाने के बाद भी वो लोग हटने का नाम नहीं लेते तो मरीना थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी से उतर जाती है और उन लोगों को गुस्से से घूरने लगती है। क्या बदतमीजी है, ये दिख नहीं रहा तुम लोगों को कि मैं कहीं जा रही हूँ? ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो तुम लोग? तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ? मरीना गुस्से से उस आइलैंड की लोकल लैंग्वेज में उन लोगों से कहती है। इतनी भी क्या जल्दी है? जरा हमसे भी तो मिलकर जाओ, देखो ना हम लोग यहाँ कब से आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों ने से एक, जो शायद उन लोगों का लीडर था, वो अपनी खतरनाक और घिनौनी आवाज में कहता है। तुम लोगों को शायद पता नहीं मैं कौन हूँ और किसकी बहन हूँ। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मरीना उन लोगों को डराने के लिए कहती है, पर उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। वो लोग उसकी बात को हवा में उड़ाकर मरीना की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख मरीना डर जाती है। वो उन लोगों की आंखों में ही देख सकती थी कि उन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। उन लोगों का लीडर मरीना के करीब आकर एक झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है। मरीना को उसकी इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है। वो उस गुंडे से अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर उस आदमी की पकड़ काफी मजबूत थी और आखिरकार मरीना भी एक लड़की ही थी, उसमें इतनी जान तो थी नहीं कि वो उन लोगों से अकेले लड़ ले। वो लोग मरीना को घसीटकर जिस गाड़ी में वो लोग आए थे उसकी तरफ खींचने लगते हैं। शायद वो मरीना को किडनैप करने ही आए थे। मरीना बहुत कोशिश करती है उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की, पर सारी कोशिशें नाकाम साबित हो जाती है। बदकिस्मती से इस वक्त वो अपने साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं लाई थी और ये सड़क भी पूरी तरह से खाली और सुनसान थी, क्योंकि इस आइलैंड पर आबादी भी यहाँ के बढ़ते क्राइम रेट की वजह से काफी कम हो गई थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि सड़क के दूसरे किनारे से एक टैक्सी वहां से गुजर रही होती है। हाँ, ये वही टैक्सी थी जिसमें समर मौजूद था। समर जो कि पूरी तरह से अनन्या के ख्यालों में खोया था। अचानक उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ हो रही इस घटना पर पड़ती है, जब वो देखता है कि ये 4-5 लोग मिलकर एक लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने साथ घसीट कर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। रुको, समर टैक्सी वाले से तेज कहता है। टैक्सी एक झटके से रुक जाती है। अब तक उस टैक्सी वाले की नज़र भी सड़क के दूसरे तरफ पड़ चुकी थी। वो गुंडे दिखने में ही इतने खतरनाक थे को उन्हें देखकर ही उसके माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है। समर उन गुंडों को गुस्से से घूरते हुए उस टैक्सी वाले से कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आया। ये कहकर समर गाड़ी से उतरने लगता है तो वो टैक्सी वाला उससे डरते हुए कहता है, अरे साहब कहाँ जा रहे हो? रुकिए, ये लोग तो दिखने में ही प्रोफेशनल किलर्स लग रहे हैं। साहब मेरी बात मानिए तो आप इन लोगों से पंगा मत लीजिए और चलिए यहाँ से।
टैक्सी वाले की ये बात सुनकर तो समर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बार वो उस टैक्सी वाले को गुस्से से घूरते हुए तेज आवाज में कहता है, अच्छा तो तुम चाहते हो वो लोग उस अकेली लड़की के साथ मनमानी करते रहे और हम लोग देख कर चले जाए? कैसे मर्द हो तुम? इस पर वो टैक्सी वाला भी शर्म से अपना सर झुका लेता है। समर अपनी जैकेट उतारकर अपने टी शर्ट को स्लीव्स को चढ़ाते हुए उस टैक्सी वाले से कहता है, तुम बस यही बैठ कर मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। वो टैक्सी समर को देखते हुए अपने मन में उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। उसे समर की बातें सुनकर समझ में आ गया था कि समर भले ही दिखने में सख्त और एरोगेंट है पर दिल का बहुत अच्छा है। वो गुंडे अभी मरीना को लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचे ही थे। मरीना अब भी लगातार उन लोगों से छुटने की कोशिश कर रही थी। वो लोग अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी एक दमदार रोबीली और गुस्से से भरी आवाज़ वहां गूंज उठती है, जिससे मानो वहां सब कुछ थम सा जाता है। स्टॉप इट! ये आवाज़ इतनी दमदार थी, उन गुंडों के लीडर ने जिसने मरीना का हाथ पकड़ रखा था उसका हाथ ये आवाज़ सुनकर अपने आप ही छूट जाता है। उन लोगों और मरीना की भी नज़र अपने आप ही उस आवाज़ की दिशा में चली जाती है। वो देखते हैं कि एक सिंपल ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में लगभग 1.6 फीट का आदमी, जिसकी आंखें काली गहरी है, जिसका रंग दूध जैसा गोरा है, वो अपनी गहरी काली आंखों से उन लोगों को ही घूर रहा है। सब अपनी पलकें बिना झपकाए अपने सामने खड़े समर को ही देख रहे थे। उसका ऑरा इतना सख्त था कि उसे देखकर ही उन गुंडों का खून जम सा जाता है। उन्हें उसे देखकर ही ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी कोई मामूली आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। मरीना तो समर का वो सुंदर से चेहरा देखकर सब कुछ भूलकर बस लगातार समर को देखे जा रही थी। इतना हैंडसम और चार्मिंग आदमी उसने कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा लगा मानो उसके सपनों का राजकुमार उसके सपनों से बाहर निकलकर उसे बचाने आ गया हो, पर समर ने अब तक उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। वो बस उन गुंडों को अपनी ठंडी और सख्त आंखों से घूरे जा रहा था। उन गुंडों का लीडर अब तक कुछ संभल गया था। वो समर को गुस्से से घूरते हुए अपनी लोकल लैंग्वेज में ही चिल्लाकर कहता है, हे तुम जो कोई भी हो, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हम लोगों को पसंद नहीं है कि हमारे काम में कोई अपनी टांग अड़ाए। समर को उस आदमी की भाषा तो समझ में नहीं आती, पर वो समझ सकता था कि वो आदमी उससे क्या कह रहा है। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बस उन लोगों को चुपचाप घूरता रहता है। उन लोगों के लीडर का ईगो ये देखकर हर्ट हो जाता है। वो अपने दो आदमियों को कुछ इशारा करता है तो वो दोनों आदमी अपनी जेब से एक एक चाकू निकाल कर समर की ओर बढ़ते हैं। मरीना और वो टैक्सी वाला ये देखकर डर जाते हैं। अनजाने में ही वो दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पर 1 मिनट के बाद जब मरीना और वो टैक्सी वाला जब अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने का नज़ारा देखते ही रह जाते हैं। वो दो लोग जो समर को मारने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़े थे, ज़मीन पर लगभग मुर्दा हालत में पड़े। उन दोनों के ही शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ये सब देखकर उनका लीडर भी काफ़ी डर जाता है। समर के मूव्स देखकर वो समझ जाता है ये इंसान हाईली ट्रेंड है और इसमें ताकत भी कुछ ज़्यादा ही है। इसने बस 1 मिनट के अंदर उसकी गैंग के दो सबसे खतरनाक आदमियों को आदमरा कर दिया था। वो अपने बाकी बचे दोनों आदमियों को भी समर पर हमला करने का इशारा करता है। वो दोनों भी काफ़ी डरे हुए थे, पर उन्हें उनकी लीडर की बात तो आखिरकार माननी ही थी। वो दोनों भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर समर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इस बार 1 मिनट से भी कम टाइम में वो दोनों लोग भी पहले दो आदमियों की तरह जमीन पर किसी पेड़ की कटी हुई टहनी की तरह पड़े हुए थे। अब समर की नज़र उस आखिरी बचे आदमी को घूर रही थी। वो उनका लीडर था। उनका लीडर अब तक समझ चुका था कि वो इस इंसान से किसी भी कीमत पर लड़ नहीं सकता था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था और उसका गला भी डर के मारे सूख रहा था। समर उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी वो आदमी अपनी जेब से गन निकाल लेता है, जिससे समर के कदम भी रुक जाते हैं। मरीना भी डर जाती है, उसके मुंह से भी हल्की चीख निकल जाती है। डोंट कम नियर ई विल शूट यू। उस गुंडे के मुंह से डर के मारे निकल जाता है। उसकी आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि वो कितना डर गया है। उसका वो हाथ जिसमें गन थी वो भी लगातार कांप रहा था। कुछ देर उसे घूरने के बाद समर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपने कदम धीरे धीरे उस गुंडे की ओर बढ़ा देता है और उसके करीब आने लगता है। वो गुंडा अब और भी ज्यादा डर जाता है। वो लड़खड़ाती आवाज में कहता है,
ई से डोंट कम नियर में लेट मी गो, पर समर उसकी एक नहीं सुनता। समर अब तक उस आदमी के काफी करीब आ चुका था। उसकी पॉइंट की हुई गन समर के काफी करीब थी, पर समर के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। 1 मिनट तक वो आदमी और समर बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं, मगर उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गोली चला सके। वो टैक्सी वाला और मरीना अपनी अपनी सांसें थामकर ये नज़ारा देख रहे थे। तभी अचानक एक पल के अंदर ही समर तेजी उस गुंडे का हाथ 240 डिग्री मरोड़कर उससे उसकी गन छीन लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। अब वो गुंडा समर के गन पॉइंट पर था। अब तो उसकी तो मानो जान ही उसके हलक में फंस गई हो। उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं और वो अपने आप ही हैंड्स अप की पोजीशन में आ जाता है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो यहाँ आया ही क्यों। उसके हाथ में जो शायद फ्रैक्चर हो गया था उसमें काफ़ी दर्द हो रहा था। कुछ देर उस गुंडे को घूरने के बाद समर एक गहरी सांस लेकर उस गुंडे को कुछ दूर खड़ी उसकी गाड़ी की तरफ इशारा करता है, मानो वो उसे वहां से निकल जाने का इशारा कर रहा हो, क्योंकि इन लोगों से समर की कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी। आखिर वो इन लोकल गुंडों को जान से मार कर क्या ही कर लेता। उस गुंडे को यकीन तो नहीं हुआ। उसे समर की आंखें देखकर ऐसा लगा नहीं था कि वो किसी पर रहम भी कर सकता है, पर इसको ऊपर वाले का एक इशारा समझकर वो अपने बेजान साथियों को वही छोड़कर वहां से तुरंत ही निकल जाता है। वो टैक्सी वाला जो रोड की दूसरी तरफ अब भी मौजूद था, अपने सामने का नज़ारा देखकर इतना डर गया था कि वो जल्दी से अपनी टैक्सी में मौजूद समर का सामान और उसकी जैकेट को वही सड़क पर छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो टैक्सी वाला भी समर को यूं लड़ते देख समझ गया था कि वो कोई आम टूरिस्ट तो हो ही नहीं सकता, जरूर उसका यहाँ आने के पीछे कोई दूसरा ही मकसद है। उसे याद था कि गन पॉइंट पर होने के बावजूद समर के चेहरे पर एक डर का एक कतरा भी नहीं था, जो किसी आम आदमी के बस की बात तो नहीं थी। वो टैक्सी वाला इतना डर गया था कि वो समर से अपने टैक्सी का किराया लेना भी जरूरी नहीं समझता। उसकी और हिम्मत नहीं थी समर को अपनी टैक्सी में बिठाने की। अब उस जगह पर बिल्कुल सन्नाटा था। उस जगह पर अब मरीना और समर के अलावा दूर दूर तक भी और कोई नहीं था। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।